इजराइल ने अपना हमला जो है वो रफा में और बाकी जो गजा के इलाके हैं वहां पे जारी रखा है। हो सकता है इस बार फिर अमेरिका इसको वीटो करे। वो ह्यूमैनिटेरियन एड आज भी रफा में नहीं गई, वो उसको कीड़े लग रहे हैं, वो बॉर्डर पे पड़ी हुई है। वो इस सूरत से नाखुश जरूर है क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। ना ह्यूमैनिटेरियन एड गई और ना ही सीज फायर। बुनियादी सवाल ये कि क्या इसराइल के लिए कोई रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं इस फैसले के नतीजे में और जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके नतीजे में? अलीना, पहली बात तो मैं इस मामले पे जाहिर सी बात है एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनकी मैं कल कमेंट्री भी सुन रही थी और मैंने उनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। और एक जो बात कही जा रही है वो ये कि ये फैसला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब इजराइल आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होता जा रहा है। जैसे आपने भी बताया कि इस हफ्ते इस फैसले के आने से पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने ये ऐलान किया कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। इससे पहले जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे अभी ये बात हो रही है कि अरेस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं इजराइल के वजीर आजम के लिए। अब जो यहाँ पे सबसे हैरानकुन बात थी मेरे लिए वो ये कि जर्मनी जैसा मुल्क जो इजराइल का एक बहुत स्टॉन्च सपोर्टर रहा है, एक लफ्ज नहीं सुनता था इजराइल के खिलाफ, उनकी तरफ से भी कल एक बयान आया कि अगर आईसीसी की तरफ से अरेस्ट वारंट इशू होते हैं तो हम उस फैसले को मानेंगे और इजराइल के वजीर आजम को डिटेन कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा मुल्क जो इजराइल के साथ खड़ा था उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कि हम इस फैसले को अगर आता है तो हम उसको मानेंगे। अब देखें, इस वक्त जो फैसला आया है वो तो जंगबंदी का था और सीज फायर का था, वो तो नहीं हुआ। हमने आज देखा, आज मैं सुबह भी पढ़ रही थी कि इजराइल ने अपना हमला जो है वो रफा में और बाकी जो गजा के इलाके हैं वहां पे जारी रखा है। लेकिन हम ये देख, बल्कि उनकी तरफ से जो बयानात भी आ रहे हैं वो तो इस फैसले को मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं ये फैसला दहशतगर्दों के हक में है, हमारे मुल्क को खत्म करने के लिए इस किस्म के फैसले आ रहे हैं, वो तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर देख रहे हैं अलीना कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इन ममालिक के अंदर से भी बढ़ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। अब इजराइल पे तो प्रेशर पड़ रहा है। अब जैसे अमेरिका पे पिछले हफ्ते आपने भी देखा होगा, वहां पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस में एहतजाज हो रहे थे, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में। और वहां पे जो स्टूडेंट्स थे वो हर मजहब के थे, जूस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हर एथनिसिटी के थे। और उन्होंने उन पे पुलिस भेजी गई, उनके स्नाइपर्स उनके ऊपर छोड़े गए, उनको मारा गया, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज नहीं रोका। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बाद में उनके मुतालबात माने। इसी किस्म की हम एक चीज जर्मनी में भी देख रहे हैं। इस वक्त जर्मनी में भी एहतजाज अभी भी चल रहा है, बहुत से कैंपसेस वहां पे। तो एक इंटरनल प्रेशर आ रहा है इन ममालिक पे जो इजराइल के साथ खड़े हैं और एक एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। अब बात है कि इस पे अमल दरामद होगा या नहीं। मुझे जो अभी तक ये समझ आई है वो ये है कि ये मामला जो है अब जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अब वो इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेके जाएंगे और वहां पे फिर वोट होगा। और अगर वहां पे इसके हक में फैसला आता है तो फिर ये जो ममालिक हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर जब रेजोल्यूशन जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गजा के बारे में तो अमेरिका जो है सबसे पहले इसको वीटो करता है। तो हो सकता है इस बार फिर अमेरिका इसको वीटो करे। लेकिन एक चीज वहां पे भी हम देख रहे हैं, एक चेंज आ रहा है। वैसे बहुत से ममालिक जो पहले इस किस्म की रेजोल्यूशंस को वीटो करते थे, जैसे ब्रिटेन, जैसे यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने पिछली बार जब ये रेजोल्यूशन आया गजा के हक में और इजराइल के खिलाफ तो उन्होंने एब्सटेन किया। ये भी एक चेंज है लीना कि वीटो करने के बजाय उन्होंने उसको, स्विट्जरलैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने एब्सटेन किया। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल, क्योंकि जब ये फैसला आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अल जजीरा लगाया तो वहां पे एक सहाफी थी जो रफा में थी। तो न्यूज एंकर जो थी उन्होंने उनसे पूछा कि अभी फैसला आया है, रफा में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, उनको पता है कि क्या फैसला आया है? तो वो जो सहाफी थी उन्होंने कहा नहीं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या फैसला आया है लेकिन हम उनको बता नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा कि आपने इनको बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम जब इनको बताते हैं, और ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है, हम बताते हैं इनकी उम्मीदें बढ़ती हैं और फिर कुछ नहीं होता। क्योंकि इस वक्त इनकी जो इमीडिएट जरूरत है वो जंगबंदी है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। और वो ह्यूमैनिटेरियन एड आज भी रफा में नहीं गई, वो उसको कीड़े लग रहे हैं, वो बॉर्डर पे पड़ी हुई है, लेकिन ना ह्यूमैनिटेरियन एड गई और ना ही सीज फायर। एहसास, आप हमें बताइएगा कि सबसे पहले तो क्या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा इसका? क्या ये अब सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वहाँ पर वोटिंग होगी?
इवन उसके बाद भी चले अगर वो मरहला भी क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद भी क्या दुश्वारियाँ होंगी जो इस तरह के फैसलों में इम्प्लीमेंटेशन पर होती हैं ऑफ कोर्स। और फिर जो ग्रेटर सवाल है कि क्या इससे कोई इसराइल के ऊपर रेप्रिकॉशंस होंगी? अलेना बहुत शुक्रिया। अलेना, इसराइल की आप रिपोर्केशंस की बात करती हैं कि उनके होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा रिपोर्केशंस होंगी। मामला थोड़ा सा अगर हम इसे जूम इन की बजाय जूम आउट करें तो थोड़ा सा शायद एक डिफरेंट एंगल भी देख सकें। वो ये है कि देखिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो उन स्टेट्स ने बनाया था जो चाहती थी कि दुनिया में कुछ थोड़े बहुत असूल कायम रहे दुनिया में, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कायम की गई थी। और यूनाइटेड नेशंस कायम करने के बाद काफी सारी चीजों को ऑर्डर में लाने की कोशिश की गई थी, और ये ऑर्डर उस वक्त तक चलता रहा अंटिल 2003 तक, जब खुद अमेरिका ने आपको पता है कि इराक में जब जारियत की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, और उस वक्त आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने रोका था आप ऐसा ना करें। अब वो मामला आगे बढ़ चुका है। अब उसी मामले के तहत, यानी कि उसी वायलेशन की रोशनी में रशिया जो है वो यूक्रेन में आ गया है, और इजराइल जो है वो जो फलस्तीन है वहां पर ना सिर्फ ये कि कत्ल गारतगरी कर रहा है, बल्कि अभी अमली तौर पर जो फलस्तीन के मुतनाज़ा इलाके थे जहां पर फलस्तीनी बैठे हुए थे, उनका 70% के करीब अमली तौर पर जा चुका है इसराइल के हाथ में। अमेरिका आपको पता है, और अभी रीमा भी जिक्र कर रही थी, सारी दुनिया में जानती है कि पूरी दुनिया के सामने किस तरह अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के तलबा है, सिविल सोसाइटी है, वहां पर एहतजाज कर रही है, लेकिन वहां की अमेरिका की जो गवर्नमेंट है या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो बदस्तूर इसराइल के साथ है। वो इस सूरत से नाखुश जरूर है क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बदस्तूर अपने जो मुफादात हैं उनकी वजह से इसराइल के साथ है। अब क्या अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ रहा है? तो जवाब है नहीं। ये जो अदालत की तरफ से ये जो भी मामलात हमारे सामने आए हैं, क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा? आंसर है नहीं। इसराइल के ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जो नई दुनिया है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तबाह होने के बाद या उसकी वायलेशंस के बाद जो नई आने वाली आई हुई दुनिया है, वहां पर जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो ज्यादा रेलिवेंट है वही तमाम जो असूल है, कवायद है, वो खुद लिख रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अमली तौर पर जो अदालत आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से जो मामला सामने आए हैं, एक हद तक तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आप इस पर अमल दरामद देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई। अच्छा, एजाज, थोड़ा हमें गाइड भी कीजिएगा अमल दरामद करवाने का तरीका क्या, प्रोसेस या तरीका कार क्या होगा? देखिए, अमल दरामद के लिए अगेन अक़वाम मुत्तहिदा में जाना पड़ेगा, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, और वहां पे आपको पता है कि वीटो है मुख्तलिफ ममालिक के पास, तो मामला तो फिर घूम फिर के उधर ही आ जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो अब रियासतें मुख्तलिफ हम देख रहे हैं फ़लस्तीन को तस्लीम कर रही हैं एज ए सेपरेट स्टेट, इसका क्या मतलब है? इससे क्या फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को? मुझे काइंडली जरा रिपीट करिए, मैं बात सुन नहीं सका। मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर, अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो गया, या इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये ज़रा हमें समझाएं। देखिए अलेना, फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर तो इस वाक़े से पहले भी मान रहे थे ना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? आपको पता है कि हमने भी पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन का बाकायदा सफारतखाना मौजूद है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें रियासत कहते किसको है? पॉलिटिकल साइंस में रियासत कहते हैं कि एक ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जहां पर जिसके पास एक एजेंडा भी हो और वहां पर अवाम भी बसते हो, और उस अवाम की जो गवर्नमेंट हो वो उसकी खुद मुख्तारी भी हो, सॉवरेनिटी भी हो। तो इनके पास अवाम थी
लेकिन इलाका नहीं था, गवर्नमेंट थी लेकिन वही बात है कि इलाका नहीं था, और जो थोड़ा बहुत इलाका था भी जहां पर ये फलस्तीनी रह रहे थे, अब तो वो भी अमली तौर पर इसराइल के हाथों चला गया। तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा? तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इसका देखिए, आप जो इसराइल की हालिया जारियत है वो 7 अक्टूबर के वाकयात के बाद शुरू हुई है, और 7 अक्टूबर के वाकयात के बाद सूरत हाल ये है कि अमली तौर पर जो हमारे पास एक रियासत थी, जो लैंड, पीस ऑफ लैंड था, अब हम उससे भी, यानी कि जो फलस्तीनी है वो उससे भी महरूम हो रहे हैं। और आप देखिए ना कि पड़ोसियों का क्या रवैया है कि रफा के ऊपर इसराइल अटैक कर रहा है और बड़े भरपूर अंदाज से रफा के ऊपर अटैक कर रहा है, तो पड़ोस ने दरवाजे बंद किए हुए, बॉर्डर्स बंद किए हुए, और देखिए पड़ोस में कौन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं, सबके साथ मुस्लिम ममालिक हैं। तो अमली तौर पर तो वो अपने एक्शन से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर जितनी भी आवाज उठाते रहे, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आपने अभी मवाजना किया जो सारी सूरत हाल बनी हुई है या इसराइल जो कर रहा है उसका, अमेरिका ने जो इराक में किया या फिर रशिया ने फिर यूक्रेन में किया, लेकिन इनका मवाजना बनता है क्योंकि टेक्निकली जब ये दोनों वाक़यात हुए तो वहाँ पर उस तरह से ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है बेशक जंगी जराइम थे वहाँ पे बहुत, लेकिन उस तरह से एड जा रही थी, बंद नहीं हुआ था सब कुछ, इवन जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो उनको पहुँचाई जा रही थी। यहाँ पर तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, तो क्या ये मवाजना ठीक होगा? अलेना, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन आप अगर देखें कि इस सारे मामलात को रेगुलेट किसने करना था, वो यूएन ने करना था, और यूएन ने दुनिया के पूरे ममालिक के इत्तफाक़ राय से जो उसूल मुरतब किए थे उन्हीं के तहत करना था। जब यूएन के मुरतब करदा असूल, और आपको पता है कि यूएन में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका लेता रहा है, यूएन का 60 से 70% बजट जो है वो अमेरिका लेता रहा है। जब अमेरिका ने अपनी फंड से, अपने पैसों से तैयार किए हुए अदारे जिसको पूरी दुनिया कबूल कर रही थी, उसके असूलों को कबूल नहीं किया, तो बाकी ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, उनको भी मौका मिल गया। और आप इस असूल को इसराइल के ऊपर लगा लें, इस असूल को खुदा न खास्ता कल आप कश्मीर के ऊपर लगा लें, इस असूल को जो अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट जारी है वहां पर लगा लें, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये असूल जो है ये एक अनअनाउंस्ड बनता जा रहा है। और हम जैसे ममालिक या फलस्तीन जैसे ममालिक या वो ममालिक जो कमजोर हैं, वो असूलों के ऊपर अमल दरामद की आवाज उठाते हैं, क्योंकि अगर ये असूल खत्म हो जाएंगे तो फिर जो छोटे ममालिक हैं या कमजोर ममालिक हैं पूरी दुनिया में, वो उसी तरह निशाना बनेंगे जुल्म का जिस तरीके से फलस्तीन बन रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि पॉलिटिकली तो उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वायलेशन ऑफ असूल हुई है, जेनेवा अकॉर्ड की जो वायलेशन हुई है, यूएन की जो वायलेशन हुई है, तो उस एतबार से बिल्कुल उसका मुआवजा किया जा सकता है।